हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। आई होप आप सभी ने कल वाली क्लास को अटेंड किया होगा। उसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। व्हाट आर द एम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर हमें दो तीन चीजें समझनी है। कल की क्लास में हम एक चीज को समझ चुके हैं काफी गहराई से कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या करता है, उसका क्या फोकस एरिया है। आज हम उसी चीज को और रिफाइन करेंगे और समझेंगे कि आफ्टर ऑल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका एम क्या है, वो अचीव करना क्या चाहता है। तो यहां पर लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ट्राइज टू फाइंड फंक्शनल इक्विवेलेंस एंड causal regularities across diverse political systems। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत इजी चीज लिखी है मैंने, बहुत आराम से आप इसको समझ जाओगे। जब मैंने कहा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ट्राइज टू फाइंड फंक्शनल इक्विवेलेंस अक्रॉस डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स, तो फंक्शनल इक्विवेलेंस का क्या मतलब है? फंक्शनल इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि अलग अलग टाइप के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वहां पर ये स्टडी करना चाहता है कि उनके जो भी फंक्शंस हैं वो कैसे रिलेट करते हैं या वो डिफर करते हैं। फंक्शनल इक्विवेलेंस वर्ड का ये मतलब है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। फंक्शनल इक्विवेलेंस मीन्स that in comparative politics the objective is to study the political systems. The objective is to study the functions of different political systems and see that how those different functions relate to each other, how the different functions differ from each other। तो यहां पर फोकस क्या है जी? फोकस ये है कि जो फंक्शंस है, कोई भी एक पॉलिटिकल सिस्टम कोई ना कोई टास्क करता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। उस पॉलिटिकल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो कैसे दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो कैसे डिफर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज फंक्शनल इक्विवेलेंस के तहत पहली बात तो स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये स्टडी करते हैं कि भाई किस तरीके से पीपल टेंड टू वोट। किसी भी एक कंट्री के अंदर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन में लोग वोट कर रहे हैं, और इलेक्शन में अगर लोग वोट कर रहे हैं तो वो लोगों का इलेक्शन में वोट करना उस पॉलिटिकल सिस्टम का एक फंक्शन है। उस पॉलिटिकल सिस्टम के ये फंक्शन को कि हाउ डू पीपल वोट इन एन इलेक्शन इज कंपेयर्ड अक्रॉस डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो यहां पर ये चीज देखी जाएगी कि भाई इंडिया के बिहार के स्टेट में लोग कैसे वोट कर रहे हैं और अमेरिका के एक उसी तरीके से स्टेट में लोग कैसे वोट कर रहे हैं। सिमिलरली, अगर इंडिया के अंदर एक म्यूनिसिपैलिटी है दिल्ली, और उस म्यूनिसिपैलिटी के लिए लोग अपने काउंसलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क की म्यूनिसिपैलिटी के लिए लोग वहां के काउंसलर्स को कैसे इलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इस चीज को आप स्टडी करते हो तो ये कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नंबर वन ट्राइज टू फाइंड अ फंक्शनल इक्विवेलेंस, कि कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन वो कैसे रिलेट करता है और क्या क्या फीचर्स हैं डिफरेंसेस के। और दूसरी चीज हमने क्या बोली सर? कॉजल रेगुलरिटीज। इसका क्या मतलब है?
कॉजल रेगुलरिटी का मतलब होता है कि किन कॉजेज के कारण सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। किन कॉजेज के कारण एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ऑपरेट जब करता है तो वो एक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक इन्वायरमेंट में उस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। स्ट्रेस डालने का मतलब ये है कि भाई एक पॉलिटिकल सिस्टम अगर इंडिया है, इस इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों की डिमांड किसी चीज को लेकर, कि लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए, तो वो एक डिमांड है, वो एक प्रकार का स्ट्रेस है। इसी तरीके से अमेरिका में, रशिया में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, कहीं पर भी कोई भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो उस पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इस प्रकार के कॉजेज होंगे जिन कॉजेज की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, वो पॉलिटिकल सिस्टम की। तो यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन कॉजल रेगुलरिटीज को पढ़ते हैं। यानी कि हम अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में ये स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेबिलिटी आती है। किन फैक्टर्स की वजह से, किन कॉजेज की वजह से एक डाइवर्स इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पर अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग नीड्स हैं। तमिलनाडु में लोग कहते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि हिंदी और संस्कृत कल्चर सीखना चाहिए। अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस हैं। पर उसके बाद भी जो पॉलिटिकल सिस्टम तमिलनाडु का है और पॉलिटिकल सिस्टम उत्तर प्रदेश का है, दे आर बोथ स्टेबल। तो कॉजल रेगुलरिटी मीन्स दैट वी ट्राई टू स्टडी दोज कॉजेज that bring stability in the political system. And in comparative politics, we try to study functional equivalence, which means that we try to study those functions by analyzing what are the similarities and dissimilarities functionally across political systems. अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फंक्शनल इक्विवेलेंस एंड कॉजल रेगुलरिटी को पढ़ के क्या अचीव कर लिया? एक चीज अचीव कर ली, वो ये अचीव कर ली कि व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शनल इक्विवेलेंस पढ़ते हैं या जब हम कॉजल रेगुलरिटीज पढ़ते हैं, तो कॉजल रेगुलरिटीज और फंक्शनल इक्विवेलेंस पढ़ने से हमें ये समझ आ जाता है कि किन कॉजेज की वजह से एक सिस्टम वर्क करके स्टेबल बन रहा है। कौन से ऐसे फंक्शंस हैं अक्रॉस पॉलिटिकल सिस्टम्स जिनको अगर हम स्टडी करें तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बनती हुई दिखती है। या कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं कि जिनको अगर हम स्टडी करें और हम देखें कि ये ऐसे फंक्शंस हैं या ये ऐसी कॉजेज हैं जो सिस्टम में इंस्टेबिलिटी लाती हैं। सिंपल सी बात है। जब हम कहते हैं कि इलेक्शन रेगुलरली होना चाहिए, तो ये वर्ड रेगुलरली बड़ा डिबेटेबल है। एवरी कंट्री वुड वांट टू डू इलेक्शंस and there is a general belief that we say that elections ought to happen regularly. What does that mean? It means that today holding election is crucial for system stability. बट यहां पर एक पॉइंट है, जब हम कहते हैं कि भाई इलेक्शन रेगुलरली होना चाहिए, बात तो अच्छी है, पर रेगुलरली कैसे डिफाइन करें? इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है। जनरली माना जाता है 3 साल से 5 साल या चलो मैक्स 6 साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब ये जो 3, 5, 6 है, ये हम कैसे अराइव करें? बाय डूइंग फंक्शनल इक्विवेलेंस, बाय स्टडिंग कॉजल रेगुलरिटीज। ताकि फंक्शनली हमने जब डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया तो हमने ये एक इन्फ्रेंस निकाला कि इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस को एनालाइज करके मालूम चला कि हाँ, 3 इयर्स, 5 इयर्स एक रेगुलर पीरियड एप्ट है, क्योंकि इस पीरियड में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आ जाती है
और एक फिटीक भी हो जाता है 5 साल के बाद कि नहीं अब कुछ बदलाव चाहिए। बट सोचिए कि अगर हम कहें कि इलेक्शन 25 साल में एक बार होना चाहिए, अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, अभी तक है नहीं, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली टॉकिंग, बट इस प्रकार से अगर कोई चीज आती है, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक पढ़ाई का विषय होगा कि क्या ये फंक्शनल सिस्टम फीजिबल भी है या नहीं। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में फंक्शनल इक्विवेलेंस और कॉजल रेगुलरिटीज को स्टडी करने का ये है, टू फाइनली कम आउट विद द आइडिया दैट व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट वर्क। क्या काम करेगा एक पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए और क्या काम नहीं करेगा एक पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है आमंड। आमंड ने कहा कि भाई अगर हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये स्टडी करना चाहिए कि हाउ सिस्टम्स जो हैं परफॉर्म पॉलिटिकल फंक्शंस। आमंड ने क्या बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको फंक्शनल इक्विवेलेंस जानना है, कॉजल रेगुलरिटी जाननी है, तो आप ये स्टडी करो कि एक सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करता है। मैंने आपको अभी पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी कि हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। आमंड यही बात बोल रहे हैं कि लेट अस एनालाइज द फंक्शंस अ पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अलग अलग प्रकार के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जब आप उनके फंक्शनल सिस्टम्स को स्टडी करोगे, जब आप ये देखोगे कि वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वो स्टडी करोगे, तो आप कॉजेज आइडेंटिफाई कर पाओगे जिससे कि वो सिस्टम्स स्टेबल बन पा रहे हैं। तो यानी कि आमंड की स्टडी से सिर्फ फंक्शनल इक्विवेलेंस नहीं निकल रहा, बल्कि उस फंक्शनल इक्विवेलेंस से हम कॉजल रेगुलरिटीज को भी स्टडी कर पा रहे हैं। आमंड कह रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस को स्टडी करो। उन पॉलिटिकल सिस्टम्स के फंक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे फंक्शंस को अपने परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके फंक्शंस के परफॉर्मेंस से क्या निकलेगा, वो कॉजेज निकलेंगे जिससे ये समझ आएगा कि एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल कैसे है। जब आप उसके फंक्शन के परफॉर्मेंस को देखोगे तो आप यही तो एनालाइज कर पाओगे, यही तो फाइंड आउट कर पाओगे कि अच्छा अगर ये सिस्टम परफॉर्म ऐसे कर रहा है तो इसके वजह से ये कॉजेज हैं जो इस सिस्टम को स्टेबल बना रहे हैं। यानी कि फंक्शनल इक्विवेलेंस को स्टडी करके कॉजल रेगुलरिटीज निकल रही। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था अभी पिछले पॉइंट में जो मैंने आपको बताया कि फंक्शनल इक्विवेलेंस एंड कॉजल रेगुलरिटीज, आमंड की इस बात से वो चीज क्लियर हो गई हमारे को यहाँ पर। अब देखिए एक और स्कॉलर है, लिपसेट। इन्होंने क्या बात बोली, लिपसेट ने बोला कि भाई आप ये स्टडी करो कि हाउ डेमोक्रेसीज फंक्शन थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो यहां पर ना एक फर्क आ गया है, अभी मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाओगे बहुत इजीली। लिपसेट एक स्कॉलर है। लिपसेट ने क्या बात बोली, लिपसेट ने ये बात बोली कि देखो पहली बात तो आप डेमोक्रेसीज को स्टडी करो। यहां पर इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि लिपसेट ने जब ये बात बोली कि डेमोक्रेसीज को स्टडी करो, तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स को फिल्टर कर दिया। आप अमेजोन पे जाकर जब कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आप फिल्टर अप्लाई कर देते हो ना कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक ब्रांड के ही वेरिएंट्स चाहिए। तो लिपसेट ने पहली बात तो फिल्टर अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि लिपसेट ने जब पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करी तो उन्होंने ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात नहीं करी। अब आप ये फर्क यहां पर देखो आमंड के केस में।
आमंड ने बोला कि स्टडी हाउ सिस्टम्स परफॉर्म। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को पढ़ो। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ डिक्टेटर वाले सिस्टम्स को पढ़ो। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मोनार्की वाले सिस्टम्स को पढ़ो। आमंड ने बोला सिस्टम्स को पढ़ो, सारे सिस्टम्स पढ़ो। लिपसेट ने क्या बात बोली? लिपसेट ने कहा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को पढ़ो, उन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में उनके फंक्शंस को पढ़ो। ये बात तो आमंड ने भी बोली थी। लेकिन लिपसेट ने यहां पर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक आइडिया कि फिल्टर करके फंक्शंस केवल डेमोक्रेसी के पढ़ो, नंबर वन। एंड नंबर टू, लिपसेट ने ये बात बोली कि ये देखो कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये फिल्टर टू भी आ गया। फिल्टर टू का क्या मतलब हुआ कि भाई सिर्फ और सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ो। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि एक डेमोक्रेसी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर रही है, और वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है, आप केवल वही पढ़ो। तो यहां पर लिपसेट के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन का जो दायरा है, पहली बात तो वो लिमिट हो गया। खैर हमें उससे मतलब नहीं है कि लिमिट हो गया, क्योंकि ये दो नजरिए हैं देखने के। एक नजरिया ये है कि हाँ, कंपैरिजन का दायरा लिमिट हो गया क्योंकि केवल और केवल अभी डेमोक्रेसीज की चर्चा है। लेकिन दूसरा नजरिया ये भी हो गया कि लिपसेट जो है वो डेमोक्रेसी की थ्योरी में स्पेशलाइजेशन बनाना चाहते हैं। सो देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। खैर वी आर नॉट एज ऑफ नाउ कंसर्न अबाउट लिपसेट्स थ्योरी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द एम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो लिपसेट ने क्या बात बोली? लिपसेट ने कहा कि बॉस, our focus should be number one to study democracy. So when Lipset says democracy, in contrast to Armand, Lipset's formulation of his approach makes it more myopic. Lipset's understanding is more specific only to democratic political systems. So Lipset's approach is not concerned in studying non-democratic political systems. That could be monarchies, not interested in studying autocratic dictator based political systems. So Lipset wants in this regard an attempt to undertake specialization for democracy. Fine with it. But what Lipset does further is that he applies another filter. And he says that in a democracy, focus only on studying the socio-economic development. That how a political system, which is a democracy, carries out socio-economic development, and through this socio-economic development, what kind of functions does it carry out? Compare those functions in one democracy with another democracy. So this is what Lipset is trying to say. And if you understand this, you will understand that while this may be a limitation of Lipset's approach, where the limitation is that his overall understanding of comparison is limited only to democracies, but the other way of looking at it is that Lipset says that I want to have democratic specialization. I don't want to study the other systems. तो एक चीज तो तय हो गई भाई कि लिपसेट ने जब ये बात बोली कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में, वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, आप उसके फंक्शंस को पढ़ो और फंक्शंस को एनालाइज करके देखो कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, और वो फंक्शंस को क्रॉस लेवल पर कंपेयर करके दूसरी कंट्रीज के साथ समझो। तो एक चीज तो तय है कि लिपसेट की थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, जो एक डेमोक्रेटिक थ्योरी को, एक डेमोक्रेसी के बेस पे स्पेशलाइजेशन को सपोर्ट करती है। लेकिन इसके बाद एक और हमारे पास स्कॉलर है, थेडा स्कॉकपॉल। थेडा स्कॉकपॉल क्या कहती हैं? थेडा स्कॉकपॉल कहती हैं कि आप ये स्टडी करो हाउ रेवोल्यूशंस क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस।
अब देखो ये एक नया अप्रोच यहां पर देखने को मिला। यहां पर अब हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रेडर्स कॉपकॉल कह रही हैं कि किसी भी सोसाइटी में जब रेवोल्यूशन होता है, क्रांति आती है, जैसे कि रूस में क्रांति आई, द रशियन रेवोल्यूशन दैट वी हैड इन 1917, वी हैड चाइनीज रेवोल्यूशन। सो जो भी एक क्रांति आती है, रेवोल्यूशन आता है, इसके बाद किस प्रकार के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं उनको स्टडी करो। तो थेडास कॉपकॉल ने क्या बोला कि whenever there is a revolution, the revolution will end up in creating a set of political institutions. Let's study those political institutions, because then you will be able to understand that how those political institutions reflect the ideals of the revolution. थेडस कोपकोल कहते हैं कि भाई क्रांति आई, क्रांति के बाद कुछ संस्थाएं बनी, क्रांति खत्म हुई, क्रांति के बाद कुछ उस पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ पॉलिटिकल संस्थाएं बनी। आप उन संस्थाओं को पढ़ो, क्योंकि ट्रेडा स्कोपकुल कहती हैं कि जब आप उन संस्थाओं को पढ़ते हैं तो वो संस्थाओं से समझ आता है बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, कि जो क्रांति के दौरान चीजों के बारे में चर्चा की गई थी, जब वो क्रांति लड़ी जा रही थी, तो उस क्रांति के दौरान जो क्रांति के आइडियल्स थे, वैल्यूज थी, क्या उन आइडियल्स और वैल्यूज का जो क्रांति के दौरान बातें की गई, क्या उनकी एक परछाई, एक रिफ्लेक्शन आज उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में है जो क्रांति के बाद बनी, या नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। थेडस कॉपकॉल ने रेवोल्यूशन के नाम पर एक फिल्टर लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई केवल और केवल अपन क्रांति स्पेसिफिक संस्थाएं और क्रांति स्पेसिफिक देश ही पढ़ेंगे। जिन देशों में क्रांति नहीं आई, उन देशों में हमें उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सो थेडस कॉपकॉल, also very similar to that of Lipset, has applied a filter where the focus is only on studying the revolution and not on anything else. And how this revolution has created certain political institutions, and whether those institutions have ideals of the revolution or not. Do those values permeate into those political institutions or not? That's the objective. क्लियर हुआ जी? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक आखिरी स्कॉलर है, लेविट्स्की एंड जिबलत। लेविट्स्की एंड जिबलत, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बात बोली कि भाई आप डेमोक्रेटिक इरोजन को पढ़ो। अच्छा, लेविट्स्की और जिबलत जो हैं, पहली बात तो ये याद रखिए कि सर ये प्रेजेंट टाइम के स्कॉलर्स हैं बेटा। आजकल इनकी थ्योरी बड़ी फेमस है। और थ्योरी क्या है? आप डेमोक्रेटिक इरोजन को पढ़िए। डेमोक्रेटिक इरोजन को पढ़िए का मतलब ये है कि आप ये एनालाइज कीजिए कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है ओवर टाइम पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है या नेगेटिव डिक्रीज हो रही है। अब लेविट्स्की और जिबलत के हिसाब से अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से भारत का इतिहास 1950 के बाद इवॉल्व हुआ, और जिस प्रकार से भारत के अंदर जो है डेमोक्रेसी और लोकतंत्र बढ़ा, उसके तहत उनका कंक्लूजन ये है कि भारत के अंदर एक पॉजिटिविटी है, और भारत की डेमोक्रेसी इंप्रूव हुई है, और भारत में डेमोक्रेटिक रेजिलियंस है। और उन्होंने दूसरी चीज दूसरे तहत ये बोला कि पाकिस्तान की यदि अपन चर्चा करें तो वो एक ऐसा देश है कि जिसके यहाँ पर लोकतंत्र धीरे धीरे घटा, घटते घटते इस हद तक आ गया कि आज लोकतंत्र नाम की चीज पाकिस्तान में एक मियर फिक्शन है, एक मनगढ़ंत आइडिया है जो रियलिटी में दिखता नहीं है। तो व्हाट हैव लेविट्स्की एंड जिबलट सेड?
They said कि we must study the democratic erosion. This means that we must focus on studying specifically how a democracy has evolved over a period of time. Because when you analyze how a democracy has evolved, you will be able to understand very clearly that whether the democracy has become stronger or it has become weaker. According to Levitsky and Ziblatt, in the context of India, what has happened is that a democracy over a period of time has evolved into democratic resilience. We have had periodic elections. We have created laws that strengthen our democracy. We have transferred the power from the union to the state, and from the state to the grassroots, and from the grassroots to the local levels and the people at large. So, according to Levitsky and Ziblatt, one thing is very clear, that India is an example of democratic resilience. But in their own study, they give an example in contrast of Pakistan. They say that Pakistan is a country where democracy has been killed over a period of time. To that extent, that democracy, according to Levitsky Ziblatt, today in Pakistan is very clearly restricted only to a fiction, जो कि बात सच भी है. तो यहां पर अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमारा उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें फंक्शनल इक्विवेलेंस प्लस कॉजल रेगुलरिटीज को स्टडी करना. ये फंक्शनल इक्विवेलेंस और कॉजल रेगुलरिटीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास आमंड की एक अप्रोच है, हमारे पास लिपसेट की एक अप्रोच है, हमारे पास थीटा स्कोपकोल की एक अप्रोच है, और हमारे पास लेविट्स्की एंड जिबलत की एक अप्रोच है. तो आज हमने 4 स्कॉलर्स पढ़े हैं, एंड आई एम सर्टन कि ये जो 4 स्कॉलर्स हैं ये टफ नहीं है. इनकी जो थॉट प्रोसेसेस थे वो भी टफ नहीं है. एंड आई एम होपफुल कि आपको ये इजी लैंग्वेज में समझ आए होंगे. इनके नोट्स बना लीजिएगा, इनको समराइज भी कर लीजिएगा, और रिपीटेडली रिवाइज करके इनको याद भी कर लीजिएगा. 20 जुलाई को आपके साथ जो जीएस की वर्कशॉप ली थी, मैंने आपको रिवीजन कैसे इनिशिएट करनी है, नोट्स को कैसे बनाना है, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा की थी. एंड मैंने आपको बताया था कि अगर आप नोट्स को बनाने में स्ट्रगल करते हो, कलम नहीं चलता, तो कुछ अप्रोचेज हैं जिनके तहत कलम चलना चालू होगा, उनको भी अपनाओ. अदरवाइज जो भी चीजें यहां पर हमने पढ़ी, आई बिलीव एंड आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई. इनको ध्यान से ऑब्जर्व करके नोट्स जरूर बनाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आई होप ऑप्शनल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई होप आपका इंटरेस्ट इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है. फिर मैं आखिर में दोबारा ये पॉइंट रिपीट करूंगा, अभी आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम पास करना, अपने इंटरेस्ट्स को परस्यू करना नहीं है. यदि अभी भी आप ऑप्शनल में इतने फिक्सेटेड हैं कि नहीं हम तो अपने दिल की बात सुनेंगे, तो आप काम की बात खो बैठेंगे. काम की बात यह है कि वॉट एवर योर ऑप्शनल में बी, अगर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, छोड़ दीजिए. फ्री में आपको 500 से अधिक घंटे का जब ऑप्शनल यहाँ पे मिल रहा है, आपको 2026 एग्जाम का पासपोर्ट मिल रहा है, तो आप उसको क्यों वेस्ट करना चाहते हैं. पढ़िए इसको, ऑब्जर्व कीजिए इसको, एंड यू विल गेट थ्रू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.